और भी हम कर लेते हैं ताकि बाद में अगर किसी को जरूरत पड़े तो रुजू कर Yes. सकता है। चले जी, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह ये गारंटीज का जो स्टैंडर्ड है ये हम पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली यूँ समझ लें कि गारंटीज लिखा है, लेकिन ये इसका स्कोप बहुत बड़ा है। आप इसको उर्दू वाली जमानत ना समझें। मतलब ये सिर्फ उस गारंटी, पर्सनल गारंटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये जो स्टैंडर्ड है ये बात करता है तमाम अ, उन तमाम चीज़ों की जो कि किसी भी डेट को सिक्योर करने के लिए काम आ सकते हैं। इसमें वो गारंटीज भी, पर्सनल गारंटीज भी आ सकती है जिनको हम उर्दू में जमानत कहते हैं, अरबी में कफ़ालत कहते हैं। और इसमें सिक्योरिटीज, रहन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको यहाँ पर स्कोप में इन्होंने डिफाइन किया है कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू सिक्योर ऑब्लिगेशंस एंड प्रोटेक्ट डेट्स अगेंस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिफॉल्ट। यानी ये जो स्टैंडर्ड है ये तमाम उन सिक्योरिटीज को कवर करता है जो कि किसी भी डेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकती हैं अगेंस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या मुराद हो सकती है यहाँ पे? सर कोई बता जानबूझ सकते? के। जब पैसे वापस ना करें टैक्स के लिए। जी, एग्जैक्टली, जानबूझकर पैसे वापस ना करना, टाल मटोल से काम लेना, ये मुराद है यहाँ पे। तो ये उन तमाम चीज़ों को कवर करता है जो कि डेट को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है अगेंस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन और डिफॉल्ट। Such securities may take the form of written documents, attestations, personal guarantees, mortgages, checks and promissory note। ये जो सिक्योरिटीज जिनकी ये बात कर रहे हैं ये तमाम किस्म की रिटन डॉक्यूमेंट्स को कवर करता है। रिटन डॉक्यूमेंट से मुराद वो तमाम तहरीरी मुआहदे या तहरीरी दस्तावेजात जो कि किसी भी लोन को या डेट को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें किताबत भी आ जाती है कि अगर आप किसी से लोन लेते हैं या कोई उधार का मामला करते हैं या कोई भी किसी भी किस्म का आप ऐसा मुआहदा करते हैं जो कि डेट पर उसका नतीजा निकलता हो, तो उसको कवर करने के लिए आप कोई मुआहदा लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो ये उसको कवर करता है। अटेस्टेशन से मुराद यहाँ पर जो गवाही आप लिखते हैं, अब वो मुराद है कि यहाँ पर जो गवाही आप लेते हैं, जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं तो दो लोगों को आप बतौर गवाह उसमें नॉमिनेट करते हैं, तो ये उसको भी कवर करता है। पर्सनल गारंटीज को कवर कवर करता है, जिसको हम नॉर्मली अपनी आम जबान में जमानत कहते हैं, उसको ये कवर करता है। मॉर्गेजेस को ये कवर करता है। तमाम रहन की जो तमाम चीजें हैं उसको भी कवर करता है। चेक्स को कवर करता है। चेक से मुराद यहाँ पर वो चेक्स हैं जो कि लोन की सूरत में या किसी भी डेट की सूरत में आप लेते हैं ना, पहले से एक चेक ले लिया आपने, ताकि आपने उसको सिक्योर कर सके, जब भी जरूरत पड़े तो आप ये चेक जाकर उसको आप इन कैश करा सकें, ये उनको कवर करता है। प्रोमिसरी नोट्स को कवर करता है। प्रोमिसरी नोट से मुराद सब बैंकर हैं समझते हैं, प्रोमिसरी नोट वो नोट होता है या वो रिटर्न वादा होता है कि जिसमें आप ये प्रॉमिस करते हैं कि जब भी कोई मेरे जिम्मे कोई डिफॉल्ट होगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी तरह से उसको पे करूंगा। तो ये इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं। इन सब की डिटेल्स इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड में आएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड थोड़ा लंबा है, मेरा ख्याल है कि हम आज ज़्यादा स्टैंडर्ड कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर। मेरा ख्याल से, मेरा मेरा ख्याल ये है कि हम बमुश्किल एक आधा घंटा, आधा जो पार्ट है वो ही कवर कर सकते हैं, आधा पार्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आगे ये कह रहा है कि द स्टैंडर्ड ऑल्सो एक्सप्लेन्स द परमिसिबल एंड प्रोहिबिटेड फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज। ये उन सिक्योरिटीज की बात करता है जो कि शरई तौर पर जायज़ हैं या शरई तौर पर नाजायज़ हैं, उनकी बात करता है। इट ऑल्सो इंटेंड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइबिलिटीज एंड द एसेट्स हेल्ड ऑन ट्रस्ट। ये और तकरीबन यूँ समझ लें कि अमानत में और जमान में उसको भी डिस्टिंग्विश करता है। इंशाल्लाह आगे चलकर इसकी वजाहत आएगी कि अमानत पर अगर कोई एसेट बतौर ट्रस्ट आप देते हैं तो उसके क्या अहकाम हैं, वो किस तरह से डिफरेंट होगा इन सिक्योरिटीज से जिनकी बात यहाँ पर की गई है।
अच्छा, इस पे एक नीचे जो नोट आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर गारंटीज अगेंस्ट टॉर्ट्स। टॉर्ट्स से क्या मुराद है? कोई बता सकता है टॉर्ट्स से क्या मुराद है? तो टॉर्च के लिटरल मीनिंग तो रॉन्ग डूइंग के या कोई ऐसा चीज जो बाय नेचर कोई गलत हो, रॉन्ग हो, रॉन्गफुल हो। ये एक लीगल टर्म है। सोचे कहीं पर कुछ पढ़ा हो आपने। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है टॉर्ट। ओके। टॉर्ट बेसिकली एक समझ लें कि लीगल टर्म है। उसमें ये होता है कि आपके किसी भी अमल से किसी दूसरे बंदे को कोई नुकसान पहुंचे, या आपके अमल से उसको तकलीफ हो, या किसी भी किस्म का समझ ले उसको इंजरी हो जाए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे थे, आपका इरादा नहीं था किसी को हिट करने का, लेकिन अचानक से कोई बंदा सामने आ जाए। या ये कि आपने ऊपर से आपने शॉपर फेंका था, शॉपर में फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज थी, थोड़ी सी भारी सी चीज थी, नीचे से कोई गुजर रहा था, उसके सर पे लगा और उसकी मौत वहाँ पे हो गई। तो टॉर्ट्स बेसिकली एक लीगल टर्म है, और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये टॉर्ट्स को कवर नहीं करता। बहुत वाज़ेह सी बात है कि ये सिर्फ गारंटीज की बात करता है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ठीक। आगे 2/1, permissibility of guarantees and their relevance to contracts. A contract of guarantee is permissible in contracts of exchange. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एक्सचेंज से मुराद उकूद मुआवजात मुराद है। उकूद मुआवजात समझते हैं? उकूद मुआवजात से क्या मुराद है? सर जिसके बदले में कोई पर राइट, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी चीज के इवज कोई चीज दी जा रही हो या ली जा रही हो, यानी किसी चीज का आप तबादला करें किसी भी दूसरी चीज के साथ। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें मेजरली उसको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, उकूद मुआवजात और उकूद गैर मुआवजात। गैर मुआवजात को उकूद तबर्रुआत भी कहते हैं। यानी कि उकूद गैर मुआवजात वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिसमें किसी चीज के इवज कोई दूसरी चीज नहीं ली जा रही या दी जा रही। उसको तबर्रो भी कहते हैं, यानी कि वो एक तरह से वॉलंटरी एक्ट होता है। जैसे किसी को गिफ्ट करना, उसके अगेंस्ट आप कोई चीज लेते नहीं है, कोई चीज आप मांगते नहीं है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उकूद मुआवजात की बात की जा रही है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है जिसमें किसी भी चीज के इवज कोई दूसरी चीज ली जा रही हो या दी जा रही हो, उकूद मुआवजात। इसकी एग्जांपल इन्होंने खुद ही बताई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से मुराद कोई भी चीज जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट मुराद है। सेल में आप देखें तो एक सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर की तहवील दी जाती है, आप किसी को देते हैं, उसके अगेंस्ट में उसकी प्राइस ली जाती है। तो ये उकूद मुआवजात में शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसमें शामिल है। फिर दूसरी उन्होंने एग्जांपल दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया, राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद क्या हो सकता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं आपके जहन में? यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, मैं समझा नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? कोई एग्जांपल दें इसकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क हो गया, और इसके अलावा कॉपीराइट्स हो गए, फ्रेंचाइज हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये चीजें होती हैं, इसकी खरीद और फरोख्त भी जायज होती है। कि ये फिजिकल टेंजिबल कोई चीज नहीं है, लेकिन इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो इसकी भी खरीद और फरोख्त की इजाजत शरीयत देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेडमार्क है, कोका कोला का एक खास स्टाइल है लिखने का, आपने देखा होगा कि उसको खासकर नीचे ट्रेडमार्क भी बना होता है, उस पर लिखा होता है कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। या फर्ज करें कि नाइकी का वो जो एक खास लोगो है, सुबूश कहते हैं, क्या कहते हैं वो है जस्ट डू इट फॉर एग्जांपल, ये रजिस्टर्ड होती है।
इसको कॉपीराइट कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइज होती है, आप KFC और ये जितने भी चेन्स हैं इनकी फ्रेंचाइज होती है, कॉपीराइट्स होते हैं, तो इनकी खरीदो फरोख्त भी जायज़ है, और इनको आप तो समझ लें इनको उकूद मुआवजात में कंसिडर कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट ये कि ये जो गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज परमिसिबल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज, यानी इसकी इजाजत है उकूद मुआवजात में से। उकूद मुआवजात कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट हो, किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो कि बायलैटरल है, जो कि आप समझ लें कि उकूद मुआवजात में से उनकी गारंटी, उनका लेना देना गारंटी का जायज इसका है। मतलब तो राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज आल्सो काइंड ऑफ सेल हो गई ना सर? एग्जैक्टली उसको सेल किया, राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। सेल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, सही हाँ, है। ठीक है, अगर सेल करते हैं या किसी को देते हैं तो ये इन तमाम सूरतों में आप गारंटी उससे मांग सकते हैं। गारंटी से मुराद यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो आपके लोन को या आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करे। ठीक है, इसकी आगे चलकर वजाहतें आएंगी। Such a guarantee contract does not affect the permissibility of the original contract in which it is required. क्या बात की जा रही है कि अगर गारंटी आप लेते हैं, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका कोई इफेक्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पड़ेगा। तो मतलब भी सेल अगर का आप अगर सेल कर रहे हैं सेल के तो सेल के मेन कॉन्ट्रैक्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी किसी खास कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें जरा। अगला जुमला पढ़ते हैं, शायद आपके जहन में वो कॉन्टेक्स्ट आ जाए। इट इज मोर ओवर परमिसिबल टू स्टिपुलेट अ गारंटी इनटू द बॉडी ऑफ एन ओरिजिनल एट वन टाइम बिकॉज गारंटी इज अप्रोप्रिएट टू और रेलेवेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि इसकी इजाजत है कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में भी स्टिपुलेट कर दें, बिल्डिंग कर दें एट वन टाइम, एक साथ एक वक्त में। यानी आप सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट में ये भी लिख दें कि आपको मैं ये चीज उधार पे फरोख्त कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे अपना घर मेरे पास मॉर्गेज करवाएंगे, गिरवी करवाएंगे, या आप मुझे किसी थर्ड पर्सन की गारंटी लेके देंगे। तो मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन सेल के साथ साथ एक गारंटी का भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो इसकी इजाजत दे रहा है। इसका बैकग्राउंड या इसका कॉन्टेक्स्ट किसी को समझ में आ रहा है क्या है? जी सर, इसका इसका ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये दो अक जो है वो एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो उसमें एग्जैक्टली, ये इतरत पे बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल सर दुरुस्त है। चॉकलेट बनती है। चॉकलेट बनती है, ऑनलाइन में आपको चॉकलेट दे नहीं सकता, जी सर। उधार रही इंशाल्लाह मंडे को जी आपको सर। चॉकलेट मिले। तो बिल्कुल इतरत ने ठीक कहा। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये कि आपने पढ़ा होगा कि इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट्स की इजाजत नहीं है। नहीं। तो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप गारंटी को शामिल कर लें, क्योंकि गारंटी बजाय तो खुद भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनका ये कहना है कि गारंटी कर लें किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसी के साथ ही एक वक्त, और भले से एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आप उसका जिक्र करें, तो इससे आपके कॉन्ट्रैक्ट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल अदरवाइज के यू नो कॉन्ट्रैक्ट फर्क पड़ता है। यानी सेल अगर के आप कॉन्ट्रैक्ट इसमें जी। कोई दूसरा कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गारंटी के अलावा, मिसाल के तौर पे सेल एंड लीज बैक है, सेल एंड लीज बैक में या आपका जो फाइनेंशियल लीज है उसमें कबाहत ये है कि उसमें लीज एग्रीमेंट भी होता है, साथ में सेल भी होता है। तो सेल और लीज एक साथ जमा नहीं हो सकते। मिसाल है, अब मैं इससे मिसाल दे रहा हूँ, तो इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ जमा हो, तो इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो मना है। लेकिन सिर्फ गारंटी को एक्सेप्शन दी गई है कि गारंटी को आप चाहें तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना सकते हैं। इसकी रीजन क्या आपके जहन में आ रही है? सर ताकि सिक्योर हो जाए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो उसमें एज अ सिक्योर। सही है, किसी हद तक बात सही है। कोई और सर ट्राई ये करेगा? रिस्क मैनेजमेंट है ना, कि मतलब नहीं, ये तो आपको यहाँ जो पे अपने डेट सिक्योर करने की बात कर रहे हैं ना। जो डेट क्रिएट होना है, जो डेट क्रिएट हो रहा है सेल के अगेंस्ट, तो उस डेट को क्रिएट सिक्योर करने की बात कर रहे हैं अगेंस्ट गारंटी। सही है, आप तीनों ने तकरीबन एक ही जवाब दिए। किसी हद तक बात सही है आप लोगों की, लेकिन इसको आप जरा गौर करें तो ये जो गारंटी आप लेते हैं, ये उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका मतलब समझने को उसी का पीस एंड पार्सल है। यानी कि आप गारंटी कर रहे हैं तो किस चीज की गारंटी कर रहे हैं? उसी डेट को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं ना। जी। मतलब ये कहा जाए कि गारंटी बजाते खुद उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का तकाजा ये है कि आप उससे उस डेट को सिक्योर करने के लिए मांग सकते हैं, कोई गारंटी मांग सकते हैं, कोई मॉर्गेज मांग सकते हैं, चूंकि ये उसके जिसको कहते हैं ना मुक्तजा मुक्तजाए
अकद है ये, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है कि खुद सेल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अगर आप उधार पे चीजें बेचते हैं तो उमूमन उसके अगेंस्ट में आप सिक्योरिटी लेते हैं और उसी का पार्ट ही समझा जाता है। तो इसलिए गारंटी को किसी भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जमा करना जायज है, लेकिन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अगर वो कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज हो, यानी कि पूरे मुआवजात हो, तो उसकी इजाजत नहीं है, सिर्फ नहीं। गारंटी के लिए इजाजत है। अच्छा ये सर, पॉइंट सबको क्लियर है? अगर इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे कंडीशनल ना हो, तो क्या ऐसे ही सूरत में जो है वो कंबाइन कर सकते हैं दो कॉन्ट्रैक्ट से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है इसका, ईओपी का। इंशाल्लाह वो जब हम पढ़ेंगे तो हम तफसील से पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये आपस में इंटरलिंक ना हो, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, और बिल्कुल ही सेपरेट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिखना, दोनों को अलग किए बगैर आप लिखते हैं, या ये कि अगर आपने अलग अलग तो कर दिया लेकिन एक डिपेंडेंट है, उसमें आपने मेंशन किया पहले वाले को और उसी का जिक्र किया कि पहले वाला होगा तो ये दूसरा वाला होगा, तो फिर इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट या दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन आपस में अगर इनका जिक्र हो तो फिर इसकी इजाजत नहीं बनती। इसीलिए हम जो डिमिनिशिंग मुशारका हमारा एग्रीमेंट होता है उसका, और जो हम दूसरा एग्रीमेंट करते हैं रेंटल एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट, जी ये दो आपस में इंटरलिंक नहीं होने चाहिए, यानी जी, जिक्र बिल्कुल ना ऐसे। हो इन दोनों का आपस में। हाँ जी, ठीक बिल्कुल, है, ये आगे चले, प्रैक्टिकली भी ऐसे समझ ही में आ होता है गया? जी। प्रैक्टिकली ये भी ऐसे ही होता है जी, सही कहा। राइट। दूसरा 2/1/2, देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन शरीयत टू इंक्लूड अ नंबर ऑफ गारंटीज इन वन कॉन्ट्रैक्ट। शरीयत में इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल गारंटीज या मल्टीपल सिक्योरिटीज ले लें, सच एज इनकॉर्पोरेटिंग अ पर्सनल गारंटी टुगेदर विद अ मॉर्गेज ऑफ सिक्योरिटी इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने उधर मुराबाहा का मामला किया, उधार का मामला किया, साथ ही आपने पर्सनल गारंटी भी उसमें रख ली, और आपने मॉर्गेज ऑफ सिक्योरिटी भी रख लिया, घर भी गिरवी रख लिया, तो ये बिल्कुल जायज है। इसके अलावा आप एक तीसरी सिक्योरिटी भी आप इसमें ऐड कर दें, शरीयत में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी इजाजत है। ठीक है, आगे टू जनरल, जो सेकंड क्लॉज है, जनरल रूलिंग ऑन गारंटीज। गारंटीज के ऊपर जनरल रूलिंग्स हैं, उसके बाद फिर ये स्पेसिफिक गारंटीज की बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पर वो जनरल बात कर रहा है। 2/2 में ये बात कर रहा है गारंटीज इन ट्रस्ट फिड्यूशरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिड्यूशरी कॉन्ट्रैक्ट्स से क्या मुराद है? किसी एक शख्स को जो है वो गारंटोर गारंटोर बना देना, जिम्मेदार बना देना, प्रिंसिपल का या कैपिटल का, जो भी। अच्छी ट्राई की है, लेकिन एग्जैक्ट आपने बताया नहीं। कोई और ट्राई करेगा? सर, अमानत अमानत के कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे सर अमीन कुछ बनाया है। सही नहीं, अमीन सही। नहीं, बेसिकली ये बाय अमानत नहीं है। डिफॉल्ट इंटरेस्ट होते हैं, यानी आप जिस पे भरोसा करते हैं, जैसे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप किसी को एजेंट अपना बिल्कुल बना रहे बिल्कुल बेसिकली ये बिल्कुल। वो सही कह रही है, ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को। ट्रस्ट और फिड्यूशरी एक ही बात हो गई टेक्निकली, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक ही बात हो गई। यानी इसका लीगल नेम फिड्यूशरी, नॉर्मली लीगल टर्म्स में फिड्यूशरी कहते हैं, अदरवाइज ट्रस्ट, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। आपने आपने बेसिकली जिसने अमानत एजेंसी भी कहा उसने एक भी बिल्कुल ठीक बात की। एजेंसी भी तो एजेंसी, बिल्कुल बिल्कुल एक ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट ही हो बिल्कुल। गया जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर आपने ये भी राइटली यू सेड के इसमें बेसिकली भरोसे पर होता है कि आप दूसरे पर भरोसा। भरोसा, आप किसी को वकील बनाते हैं, अपना एजेंट बनाते हैं, तो उस पर जी, भरोसा करते हैं कि वो आपके लिए बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके उसमें काम करेगा। बिल्कुल। तो इसमें चूंकि ट्रस्ट का पहलू आ जाता है तो इसको ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, भरोसे वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसके नाम है। यहाँ पर इसको इस पर गौर करें, इट इज नॉट परमिसिबल टू स्टिपुलेट इन ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डिपॉजिट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डिपॉजिट से क्या मुराद है? डिपॉजिट्स मुजारबा। नहीं नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो मुदारबा नहीं हो सकता। सर यहाँ पर अकाउंट्स है ना शायद, डिपॉजिट साइड्स के जो अकाउंट्स हैं। नहीं, वो मुराद नहीं है। नहीं, ये डिपॉजिट से मुराद वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो है मेरे ख्याल में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत मिनट। बहुत सिंपल है, अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार हमने क्यों मिस कर दिया उसको, बहुत आसान है, लेकिन जरा जहन पे जोर दें। ये कॉन्ट्रैक्ट के वो जो क्लॉजेस है उसकी बात कर रहा है। नहीं, ये बेसिकली बात कर रहा है
अमानत आप किसी के पास रखवाते हैं ना, जी। अमानत किसी के पास डिपॉजिट रखवा दिया, ये उसकी बात कर रहा है, यानी ओके, रुकूम को किसी के पास अमानत रखवा देना। अमानत ठीक रखते है, हैं, थोड़ा ओके। अल्फाज कुछ ऐसे इस्तेमाल किए ना थोड़ा सा यहाँ पर, इसीलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि यहाँ मुराद कोई बैंक का डिपॉजिट नहीं है या कोई और चीज नहीं है। इससे मुराद ये है कि जो आप किसी के पास अमानतन कोई रकम रखवाते हैं वो मुराद है। तो ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट परमिसिबल टू स्टिपुलेट इन ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, for example, agency contracts or contracts of deposit, that a personal guarantee or mortgage of security be produced, because such a stipulation is against the nature of trust contracts. Unless such a stipulation, अच्छा ये दूसरी बात कर रहा है, यहाँ तक आप देख लें कि वो ये कह रहा है कि ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि आप वहां पर गारंटी या मॉर्गेज की कोई शर्त लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई शर्त लगाते हैं तो ये अगेंस्ट नेचर ऑफ ट्रस्ट है। बिल्कुल ये बात वाजे हो सही। रही है, अगेंस्ट नेचर ऑफ जी ट्रस्ट, बिल्कुल, जो ऊपर वो क्योंकि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट की ट्रस्ट क्या है, तो फिर उसमें उसमें स्पेकुलेशन क्या कर सकते हैं अमानत वो। अमानत और कफालत को एक साथ जो है वो नहीं कर सकते। जमा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आपने शरी टर्म में जरा अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी रीजन ये है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हुए उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, ऊपर से आप उसको कह रहे हैं कि तुम इस भरोसे को रखने के लिए कोई सिक्योरिटी भी ले आओ। हाँ। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के इक्तिजा के या उसके रिक्वायरमेंट्स के या उसकी नेचर के खिलाफ है। ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर के खिलाफ है कि आप उससे कोई सिक्योरिटी मांगे। तो इसको आप, जिसको कहते हैं ना कि राइट वर्ड्स में कहें तो कफालत और वकालत एक साथ जमा नहीं किए जा सकते, अमानत और कफालत को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमानत ये चीज ही ऐसी है कि उस पर भरोसा किया जाता है, और गारंटी या सिक्योरिटी वहां पर मांगी जाती है जहां पर ट्रस्ट का फुकदान है। तो ये दो चीजें आपस में जमा नहीं हो सकती, लेकिन उसने एक कंडीशन के तहत इजाजत दी, अनलेस, आगे आप पढ़ें, अनलेस सच अ स्टिपुलेशन इज इंटेंडेड टू कवर केसेस ऑफ मिसकंडक्ट, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ कंडीशंस और स्टिपुलेशन। ये सिर्फ उस सूरत में इसकी इजाजत दी जा सकती है अगर ये सिक्योरिटी कवर करे मिसकंडक्ट को, नेग्लिजेंस को, किसी कोताही को, किसी तादी को, किसी गलती को, या ब्रीच ऑफ कंडीशंस, कोई कंडीशन आपने लगाई थी उसको वो ब्रीच कर रहा है, तो उसके लिए तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं लगाया जा सकता। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अदनान ने खुर्रम को 1 लाख रुपए बतौर अमानत दिए, ये तुम अपने पास रख लो और इसकी हिफाजत करो, अमानतन दे दिया। अब खुर्रम ने इस इन पैसों को बेस्ट, मतलब अपनी तमाम, जिसको कहते हैं ना कि चीजों को बरोकार रखते हुए, सामने रखते हुए, इसने महफूज रखा, इसको अपने घर के लॉक में रख दिया, मतलब कहीं ड्रॉ में, कहीं किसी जगह पर, सेफ जगह पर रख दिया। लेकिन इनके घर पे डाका पड़ा और जो डाकू थे वो इसका उनके ये पैसे लेके चले गए। अब जो सिक्योरिटी कभी दी होगी, अगर फर्ज करें कि ये सिक्योरिटी इसलिए लेते हैं कि इस तरह के इवेंट्स को कवर करें, तो ये शरई तौर पर जायज नहीं है। लेकिन अगर इनकी कोई मिसकंडक्ट का एहतमाल हो, यानी कि अदनान कहे कि मुझे तुम पर ट्रस्ट तो है, लेकिन भाई मैं इस चीज के लिए कि तुम थोड़ी बहुत गफलत भी कभी कभार बरतते हो, तो तुम मुझे अपनी एक घड़ी जो कि 1 लाख रुपए की, या फर्ज करें 80,000 की, ये बतौर मेरे पास सिक्योरिटी रखवा दो, ताकि अगर मुझे लगे कि कहीं तुमसे गलती हुई, कोताही हुई है, तो मैं ये चीज अपने पास रख लूँ। तो ये जो घड़ी रखी गई है ये बतौर रहन रखी गई है। अगर खुदा न खास्ता ये इस सिलसिले में कोई कोताही करते हैं, घर को लॉक किए बगैर ये चले गए थे, चोर आ गया, इनके घर से चोरी करके ले गया, तो इस सूरत में ये इस घड़ी को लेकर मार्केट में बेच सकते हैं। यहाँ पर इस चीज के लिए सिक्योरिटी लेने की इजाजत दी जा रही है। ये तो बात इसको क्लियर है सबको? थोड़ा सा अगर इसको कंक्लूड करें, तो अगर एजेंसी के एग्रीमेंट में अगर एजेंट कोई गलती करता है, जिसको हम कहते हैं कि कोई नेग्लिजेंस करता है, तो फिर वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट जैसे हम करते, तो वो उसको मालूम में दे सकते हैं इसको। बिल्कुल अदनान, आपकी मिसाल अच्छी है। मैं इस आपकी मिसाल को ना थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ, क्योंकि ये केस हमारे पास आया था। हम लोग जब इस्तिस्ना करते हैं ना, तो होता ही है कि कस्टमर को सेल एजेंट बनाते हैं, वो हमारे लिए मैन्युफैक्चर करता है, फिर कस्टमर को हम अपना सेल एजेंट बनाते हैं, फिर वो आगे सेल करता है। बिल्कुल तो सही। बैंकिंग में एक प्रैक्टिस चली आ रही है, तमाम बैंक्स कर रहे हैं, हमारा जो बड़ा बैंक है, बड़ा भाई है, वो करता है, तो फिर सब करते हैं। एक गारंटी भी ली जाती है, पर्सनल गारंटी, जी बिल्कुल। कि क्लाइंट से हम एक गारंटी भी लेते हैं कि अगर कुछ हुआ,
खुदा न खास्ता किसी भी नुकसान की सूरत में जो हमारा वकील है वो इसको कवर करेगा। अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो है हमारा वकील और वो गारंटी दे रहा है। इस तरह के केसेस में शरिया बोर्ड ने बहुत क्लियरली हमारा वर्डिक्ट दिया है कि अगर कस्टमर की नेग्लिजेंस नहीं है ना, तो आप उसको जामिन नहीं बना सकते। हमारा जो बिजनेस है वो तो ये चाह रहा था कि इसको बेसिकली जामिन बनाया जाए, मतलब उनका इस बात पर ज्यादा फोकस था कि इसको तमाम हालात में, क्योंकि बहरहाल बैंक का अपना रिस्क तो है, कोई चीज बेची जा रही है, वो आगे से डिफॉल्ट कर गया फिर, तो यहाँ पर शरिया बोर्ड ने बड़ा क्लियरली इनको ये मैसेज दिया कि इस सूरत में आप नहीं ले सकते, फकत उस सूरत में जहाँ उसकी नेग्लिजेंस हो, और नेग्लिजेंस भी बड़ी क्लियर नेग्लिजेंस हो। ये नेग्लिजेंस नहीं होती कि उसने अपनी तरफ से इत्मीनान कर लिया, उसका एक पुराना क्लाइंट भी है, वो चला आ रहा है, उसको उस पर ट्रस्ट है, उसने हर चीज हर तरह से उसका बैकग्राउंड चेक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी डिफॉल्ट करे, तो फिर ये नेग्लिजेंस नहीं है। इस सूरत में आप इस गारंटी को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बल्कि हमने गारंटी में ये अल्फाज भी डलवाए, पहले ये अल्फाज उसमें नहीं थे। तो इससे आप देख लें कि इस क्लॉज को समझने के लिए ना, ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। एक नहीं तो अमानत की मिसाल दी मैंने, और ये इस दूसरा तरह ये की अदनान ने जो मिसाल दी। इस तरह की कंडीशंस जो है ना मुराबा में एक दो दफा क्रिएट हो जाती हैं, अक्सर अक्सर हो जाती हैं, एज एजेंट भी हो जाती हैं, फिर उसके बाद फिर जब वो डेट क्रिएट हो जाता है उसके बाद भी होती है। तो वो सही कह रहे हैं आप, एजेंसी में तो ऑब्वियसली उसकी नेग्लिजेंस नहीं है, तो फिर तो ये उस पर नहीं होना लेकिन चाहिए। अदनान एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मुराबाहा में जब वो आप सेल कर देते हैं ना, आप कस्टमर आपका डेटर है, वो मतलब समझ लें कि उसके ऊपर डेट क्रिएट हो गया है, तो एग्जैक्टली। वहां पर आप उसकी नेग्लिजेंस पे नहीं जाएंगे, वहां पर आपको फुल वो राइट तो है फुल राइट है कि ना, आप डिफॉल्ट की सूरत में वो तो जो उसकी कर पर्सनल सकते हैं ये। गारंटी है डेट के अगेंस्ट, वो तो फिर हम कॉल अप कर लेते हैं एग्जैक्टली ना उसको। एग्जैक्टली वहां पर चूंकि डेट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, देखें ये प्रॉब्लम आती है इस्तिस्ना में और मुसावमा में। मुसावमा सब जिसको बहुत सारे बैंकों में तिजारा भी कहते हैं, जी जी मीजान में, और बहुत सारे बैंकों में तिजारा के नाम पे, हमारे यहाँ मुसावमा के नाम पे। तो सब मुसावमा और इस्तिस्ना दोनों में चूंकि कस्टमर एजेंट बनता है, सेल एजेंट, ताकि वो आगे सेल करे, तो इस सही होगा। सेल में कोई कोताही हो जाती है ना, तो उसकी अगर जहां पर कहीं पर नेग्लिजेंस हो, मिसकंडक्ट हो, तो आप वो गारंटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी वो गारंटी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। द प्रोहिबिशन अगेंस्ट सीकिंग अ गारंटी इन ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज मोर स्ट्रिंजेंट इन मुशारका एंड मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि ये जो प्रोहिबिशन है, मुमानियत है कि आप गारंटी नहीं ले सकते ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ये मुशारका और मुदारबा में ज्यादा सख्त हो जाती है। सिंस इट इज नॉट permitted to require from a manager in the mudaraba or the musharaka contract or an investment agent or one of the partners in these contracts to guarantee the capital or to promise a guaranteed profit। यानी कि मुशारका मुजारबा में ज्यादा सख्ती की जाएगी कि वहां पर मुजारिब या कोई आपका जो वर्किंग पार्टनर है या कोई भी पार्टनर गारंटी करे, आपके प्रिंसिपल की गारंटी करे और आपके प्रॉफिट की गारंटी करे, तो इसकी इजाजत शरई तौर पर नहीं है, क्योंकि मुशारका और मुजारिबा के जो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही ये है कि वहां पर रिस्क उठाया जाए। अगर एक पार्टनर या मुजारिब गारंटी करेगा तो रिस्क का पहलू तो खत्म हो गया ना। जी मुदारबा बिल्कुल में सही। वो प्रॉफिट तभी ले पाता है, मुशारका में भी कोई भी इन्वेस्टर तभी प्रॉफिट ले पाता है क्योंकि वो उस पर रिस्क उठाता है, चाहे वो अमल करे ना करे, अमल करने से मशरूत नहीं है। यानी कि बैठे बिठाए प्रॉफिट लेने का के लिए की इजाजत शरीयत ने इसी शर्त पर दी है कि तुम इस पर रिस्क उठाओगे। अब आपने उसको गारंटी कर दिया तो फिर तो कोई मतलब फायदा तो नहीं बना, फिर तो आप इस पर रिस्क उठा ही नहीं रहे। तो मुदारबा मुशारका में ये सख्ती ज्यादा की जाएगी। आगे लिखा है कि मोर ओवर इट इज नॉट परमिसिबल फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी मार्केटेड और ऑपरेटेड एज अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट। आप इसको मार्केट भी नहीं कर सकते कहीं पर कि भाई इसमें आपका जो सरमाया है महफूज रहेगा, और ना इसकी प्रॉफिट को आप गारंटी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तीसरी चीज जो आई थी जो मैं एक्सप्लेन करना मेरे जहन से निकल गई, इन्वेस्टमेंट एजेंट की बात हुई कि उन्होंने एक तीसरी, एक मुदारिबा की बात की, एक मुशारका की बात की, तीसरी चीज की बात की इन्वेस्टमेंट एजेंट। इन्वेस्टमेंट एजेंट का मतलब है वकालतुल इस्तिस्मार की बात हो रही है। वकालतुल इस्तिस्मार इंशाल्लाह इसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट है, अलग से स्टैंडर्ड है, वो हम देखेंगे। वकालतुल इस्तिस्मार शॉर्ट अल्फाज में आप किसी को एजेंट बनाते हैं ताकि आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्टमेंट करे आगे। तो जब आप इन्वेस्टमेंट एजेंट बनाए तब भी एजेंट आपको गारंटी नहीं कर सकता, तो ये तीनों चीजें एक साथ आएंगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऊपर वो बात कर रहा है कि अगर ट्रस्ट ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो
तो आप वहां पर गारंटी नहीं ले सकते, कोई सिक्योरिटी नहीं ले सकते। हाँ, जहां पर मिसकंडक्ट हो तो वहां पर आप उसके लिए गारंटी ले सकते हैं। हमने मिसाल दी अमानत की, हमने मिसाल दी एजेंसी की। अब यही सवाल मुशारका और मुजारबा पे आता है। क्या क्या मुजारबा में हम ये सिक्योरिटी इस शर्त पर ले सकते हैं कि उससे मिसकंडक्ट होगा या कोई नेग्लिजेंस होगी तो उस सूरत में हम एक्सरसाइज करेंगे? इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ना आगे कहीं इसकी वजाहत की है। इस सूरत वैसे आपका जो क्या ख्याल है? स्टूडेंट्स रिव्यू के उस हिसाब से तो ले सकते हैं मेरे हिसाब इस से। सूरत में ले सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट। क्यों ले सकते हैं? इसने तो वजाहत नहीं की मुदारबा और मुशारका की। वजाहत इसकी, लेकिन वो अगर इसने हम तो मुतलक कह दिया मुदारबा कि पढ़ते हैं इजाजत या ही नहीं है। मुशारका पढ़ते हैं तो मुशारका में वहां पे इजाजत दी हुई है। नहीं, मुदारबा में भी तो ओके, इजाजत है ना। मुदारबा का भी कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ते हैं तो उसमें भी ये इजाजत दी गई है कि अगर वो कोई नेग्लिजेंस अगर मुदारब की नहीं है, तो अगर मुदारब आप करता है लोग नेग्लिजेंस। उनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड को रेफर कर रहे हैं। मैं आपसे इसी सवाल पूछ रहा हूँ। इस पैसेज के मुताबिक, ये जो आपके सामने 2/2/1, इसके मुताबिक आप बताएं, अल्फाज के जुमरे में, मतलब अल्फाज को देखते हुए, क्या ये चीज मुजारिबा में भी कही जा सकती है, या इस ये कि जगह हम पे ये नहीं उन्होंने कहते हैं कि क्लियर किया। मुजारिबा में उसकी इस इजाजत जगह ही पे, नहीं इस क्लॉज में तो क्लियर नहीं किया। इस क्लॉज में क्लियर नहीं किया, सही कह रहे तो क्लियर मना किया हुआ है। जी जी, इस क्लियरली क्लॉज मना में तो किया, क्लियर इसमें मैंने तो कोई किया, इफ लेकिन एंड उनके बट नहीं है। रेलेवेंट वहां पे जो है वो इस चीज को वो कर दिया। लेकिन आप ऊपर गौर करें ना, तो इस जुमले में भी कहीं ना कहीं इजाजत मिलती है। आप ऊपर देखें तो वो तमाम ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है शुरू में, कि तमाम ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में परमिसिबल नहीं है अगर आप उस पे कोई एजेंसी वगैरह इसकी, सॉरी, उसमें गारंटी या मॉर्गेज की शर्त लगाते हैं। लेकिन साथ में उसने ये कहा कि मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस की सूरत में आप कर सकते हैं। तो ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर मुशारका और मुजारिबा भी ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, तो फिर ये बात तो वहां पर जी। भी लागू होगी। वो सिर्फ ये कह रहा बिल्कुल। है निचले वाले पैसेज में कि सख्ती मुदारबा में ज्यादा होगी, लेकिन उससे उसने इससे डिनाई नहीं किया कि मुदारबा में नेग्लिजेंस की सूरत में नहीं होगा। उसूलन तो देखें, वजाहत के लिए तो उसको डिनाई करना चाहिए था ना, उसने डिनाई नहीं किया। जी, तो इट मीन्स के ऊपर वाली जो कंडीशन है वो इस पर भी लागू है। वो जो मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस वाली कंडक्ट जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, आपका कहने का मतलब ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इवन इस पैसेज के मुताबिक भी इस पर अप्लाई होगी। सर लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर इतना ही वो शक वाली बात है तो फिर तो ट्रस्ट का फैक्टर आ ही नहीं ना। अब मिसकंडक्ट तो हर चीज में आ सकती है, मतलब उस चीज को आप अम्ब्रेला बना के हर चीज पे इम्प्लीमेंटेशन कर दो। देखें, शरई तौर पर मिसकॉन्डक्ट की सूरत में आपका जो अमीन है वो जिम्मेदार होता है, इस वजह से इसकी इजाजत दी गई है। यानी कि ठीक है, आपने ट्रस्ट तो किया, आपने उसके उस किन चीजों की बेस पे ट्रस्ट किया? आपने उसका कॉन्डक्ट देखा, उसका उसकी मतलब हिस्ट्री देखी, या आपका पुराना ताल्लुक था, आप जानते थे कि उस तरह का बंदा नहीं है। बट डज इट मीन कि वो कभी भी कोई कोताही नहीं कर सकता, कभी उसके दिल में बेईमानी नहीं आ सकती? ऐसा तो नहीं है ना। ट्रस्ट आप रोजमर्रा जिंदगी में भी देखें, ढेरों लोग आपके ट्रस्ट को हर्ट करके आप चले जाते हैं, पर्सनल रिलेशन में भी, अदरवाइज भी। तो इंसान है, बंदा बशर है, हमने तो उस पर ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने मैं कोताही अगर कर दी। इसमें एक चीज मैं अगर ऐड करूँ, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये ऐड करूँ, जैसे कफाला का कॉन्ट्रैक्ट होता है या तकाफुल में होता है कि वो भी कंडीशनल होता है। अगर नेग्लिजेंस है तो आपको क्लेम नहीं एग्जैक्टली। करते आप। अगर नेग्लिजेंस, हालांकि वो सिक्योर्ड है, कवर्ड है अंडर द कफाला, लेकिन उसने नेग्लिजेंस हो गई से सपोज उसने कोई ऐसी मिसकंडक्ट किया या उसने वॉल्यूशन, मैं सिंपल एक बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करूं, अगर जैसे अगर हमारे पास अगर गार्ड्स अवेलेबल हैं और उसके बाद भी अगर आपके रॉबरी हो जाए तो भी ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्या गार्ड प्रॉपर थे, गन्स प्रॉपर थी, उनका जो बैंक की एक प्रॉपर नेग्लिजेंस एसओपी, तो नहीं थी, हाँ उसमें बैंक की नेग्लिजेंस तो नहीं थी। ब्रांच की अगर नेग्लिजेंस तो नेग्लिजेंस, नहीं थी। हाँ, ये आईटी की इवन इवन अगर अगर आईटी का कोई फ्रॉड होता है उसमें भी ये मामला सारे देखे जाते हैं कि अगर बैंक की कोई नेग्लिजेंस नहीं है और उसने अपने वो जो एक पैरामीटर सेट किए थे कि ये आपकी एज अमानत, ये जो आपने जो भी काम करना है इस पैरामीटर वगैरह को नहीं किया, तो उसके ऊपर फिर नेग्लिजेंस फाइल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये लेकिन हमारे 40 मिनट्स लेकिन कंप्लीट होने हमारी वाले हैं, इंडस्ट्री जस्ट में वन थोड़ा सा मिनट रह उल्टा गया। चल अगर रहा है। खत्म हो जाए तो दोबारा उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई थिंक उस लिंक को मैं इस दोबारा बात आप पे ज्वाइन बस कर एक सकते कमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री हैं। में जी बस जी। थोड़ा उल्टा चल रहा है। यहाँ पे कस्टमर की गलती पे भी बैंक की जो है वो उसको वो करते हैं, सफर कर रहा होता है। नहीं, वो वो तो तो आप एक कहीं वो ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं ना, किसी भी तरह से आप कवर नहीं, कर ही आजकल लेते हैं। आजकल डिजिटल फ्रॉड्स को जिस तरह के हो रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक जो है वो जबरदस्ती जो बैंक से कंपनसेशन करवा रहा होता है, कि गलती जहाँ पे सारी कस्टमर की ही होती है। चले, अच्छी बात है अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टेट बैंक अपना काम कर रहा है, कहीं तो आपकी सुनवाई हो रही है। हाँ सर, लेकिन बैंक को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए।
उसका फोकस कस्टम कंज्यूमर पे ज्यादा